सुबह से ही घर में मिलने वालों का तांता लगा था। फोन की घंटी लगातार बज रही थी। लैंडलाइन नंबर और मोबाइल अटेंड करने के लिए भी एक चपरासी को काम पर लगाया गया था। वही फोन पर सबको जवाब दे रहा था कि साहब अभी बिजी है, जैसे ही फ्री होते हैं उनसे बात करा दी जाएगी। फिर वह सबके नाम व नंबर नोट करते जा रहा था। कोई बहुत जिद करता कि बात करनी ही है तो वह साहब की ओर देखता, जो इशारे से मना कर देते। आखिर वे इतने लोगों से घिरे थे कि उनके लिए उनके बीच से आकर बात करना बेहद मुश्किल था। लोग उन्हें इस तरह घेरे बैठे और खड़े थे मानो वे किसी जंग की तैयारी में जुटे हों। सांत्वना को संवेदनशीलता के वाक्यों में पिरोकर हर कोई इस तरह उनके सामने अपनी बात इस तरह रखने को उत्सुक था मानो वे ही उन सबसे सबसे बड़े हितैषी हो। बहुत दुख हुआ सुनकर, बहुत बुरा हुआ इनके साथ। सर, आपको तो हम वर्षों से जानते हैं, आप ऐसे हैं ही नहीं। आप जैसा ईमानदार और सज्जन पुरुष ऐसी नीच हरकत कर ही नहीं सकता है। फंसाया है उसने आपको, और नहीं तो क्या। सुधीर सर को कौन नहीं जानता। ऐसे डिपार्टमेंट में होने के बावजूद जहां बिना रिश्वत लिए एक कागज तक आगे नहीं सरकता, इन्होंने कभी रिश्वत नहीं ली। भ्रष्टाचार से कोसों दूर है और ऐसी गिरी हुई हरकत तो ये कर ही नहीं सकते। सर, आप चिंता ना करें, हम आप पर कोई आंच नहीं आने देंगे। एमसीडी इतना बड़ा महकमा है, कोई ना कोई विवाद या आक्षेप तो यहाँ लगता ही रहता है। आप इस बात को दिल पर ना लीजिएगा सर। महिमा को कौन नहीं जानता है कि वह किस टाइप की महिला है। कुछ लोगों ने चुटकी ली। भीड़ बढ़ने के साथ साथ लोगों की सहानुभूति धीरे धीरे फुसफुसाहटों में तब्दील होने लगी थी। सहानुभूति व साथ देने का दावा करने वालों के चेहरे पर बिखरी अलग ही तरह की खुशी भी दिखाई दे रही थी। कुटिलता उनकी आंखों से साफ झलक रही थी, मानो कह रही हो, बहुत बोलता था हमें कि हम रिश्वत लेते हैं, तू तो उससे भी बड़े इल्जाम में फंस गया। सस्पेंड होने के बाद क्या इज्जत रह जाती है, उस पर केस चलेगा वो अलग। फिर अगर दोष साबित हो गया तो बेचारा गया काम से, ना घर का रहेगा ना बाहर का। सुधीर जी की पत्नी वंदना सुबह से अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी, जब से उन्हें अपने पति के सस्पेंड होने और उन पर लगे इल्जाम के बारे में पता चला था। उनका रो रो कर बुरा हाल था। सुधीर ऐसा कर सकते हैं, उन्हें विश्वास तो नहीं हो रहा था, पर जो सच सबके सामने था उसे नजरअंदाज करना भी उनके लिए मुश्किल था। एमसीडी में इतने बड़े अफसर उनके पति सुधीर ऐसी नीच हरकत कर सकते हैं, ये सोचकर ही वे कांप जाती। दोपहर तक घर पे आए लोग धीरे धीरे सुधीर जी से हाथ मिलाकर खिसक लिए। संडे का दिन था, इसलिए सब घर पर मिलने चले आए थे, वरना बेकार ही लीव लेनी पड़ती या ना आने पाने का बहाना बनाना पड़ता। बहुत से लोग मन ही मन इस बात से खुश थे। उनके विरोधी जो हमेशा उनकी ईमानदारी से जलते थे, वे भी उनका साथ देने का वादा कर वहां से खिसक लिए। थके, परेशान और बेइज्जती के एहसास से घिरे सुधीर पर तो जैसे विपदा आ गई थी। उनकी बरसों की मेहनत इस तरह पानी में बह जाएगी, शर्म से उनका सिर झुका जा रहा था। बिना कोई गलती किए इतना अपमान सहना, फिर घर परिवार, दोस्त, नाते, रिश्तेदारों के सवालों के जवाब देने। वे लड़खड़ाते कदमों से बेडरूम में आ गए। उन्हें देखते ही वंदना, जिनके मायके वाले उन्हें वहां मोर्चा संभाले बैठाए थे, कमरे से बाहर जाने लगी तो सुधीर ने उनका हाथ पकड़ लिया। मैं वंदना से अकेले में बात करना चाहता हूँ, आपसे विनती है आप थोड़े समय के लिए बाहर चले जाएं। सुधीर ने बहुत ही नम्रता से अपने ससुराल वालों से कहा। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, वंदना ने उनका हाथ झटकते हुए कहा। अब भी कुछ बाकी बचा है कहने सुनने को? मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अरे, बच्चों का ही ख्याल कर लेते। 48 साल की उम्र में 2 बच्चों के बाप होकर ऐसी हरकत करते हुए आपको शर्म नहीं आई? वंदना की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। देखो, तुम खुद इतनी पढ़ी लिखी हो, जॉब करती हो, फिर भी दांव पेच को समझ नहीं पा रही हो। मुझे फंसाया गया है, औरतों के लिए बड़े कानूनों का फायदा उठा रही है वह औरत किस तरह से आज मर्दों को झूठे आरोप में फंसा रही है, ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। उनकी बात ना मानो तो इल्जाम लगाने में पीछे नहीं रहती। फिर तुम तो मुझे अच्छी तरह से जानती हो, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? तुमसे कितना प्यार करता हूँ, ये बताने की क्या अब भी जरूरत है? तुम मुझे समझोगी कम से कम, मैं तुमसे तो यह उम्मीद करता था। ये सब होने के बाद क्या और क्यों समझूं मैं? तुम ही बताओ, क्यों करेगी कोई औरत ऐसा? आखिर उसकी बदनामी भी तो होगी, वह भी शादीशुदा है। तुम पर बेवजह इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगाएगी? अगर गलत साबित हुई तो उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है, या वह सस्पेंड भी हो सकती है। यही नहीं, उसका खुद का घर भी टूट सकता है। मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। पता नहीं अब क्या होगा, पर तुम्हारे साथ रहने का तो अब सवाल ही नहीं है। मैं बच्चों को लेकर आज ही मायके चली जाऊंगी। मेरे बरसों के विश्वास को तुमने कितनी आसानी से चकनाचूर कर दिया सुधीर, वंदना गुस्से में फुफकारी। बच्चों जैसी बात मत करो, जो गलती मैंने की ही नहीं उसकी सजा मैं नहीं भुगतूंगा। इन्वेस्टिगेशन होगी तो सब सच सामने आ जाएगा। कब से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी ऑफिस सहयोगी महिमा बहुत ही कामचोर और बेशरम किस्म की औरत है, इसलिए उसकी प्रमोशन नहीं होती। मेरे नाम से लोगों से रिश्वत लेती है। तुम्हें पता ही है, एमसीडी ऐसा विभाग है जो सबसे भ्रष्ट माना जाता है। एक से एक निकम्मे लोग भी पैसे वाले बनकर घूम रहे हैं। मैंने कभी रिश्वत नहीं ली या किसी के दबाव में आकर किसी की फाइल पास नहीं की, इसलिए मेरे न जाने कितने विरोधी बन गए हैं। बहुत दिनों से महिमा मुझे तरह तरह से परेशान कर रही है। जब मैंने उनसे कहा कि जो काम आपके अंतर्गत आता है उसे पहले बखूबी संभालना सीख ले, फिर प्रमोशन की बात सोचेंगे, तो उन्होंने मुझे धमकी दी कि मुझे देख लेंगी। शुक्रवार की शाम वो मेरे कैबिन में आई और फिर प्रमोशन करने की बात की। जब मैंने मना किया तो उन्होंने अपना ब्लाउज फाड़ डाला और चिल्लाने लगी कि मैंने उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, मैं उन्हें मोलेस्ट कर रहा हूँ। झूठे आंसू बहाकर उन्होंने लोगों को इकट्ठा कर लिया, तमाशा बना दिया मेरा। हमारा समाज ऐसा ही है कि पुरुष को ही हर गलती का जिम्मेदार माना जाता है। बस सच यही है, तहकीकात होने दो, सबको पता चल जाएगा कि मैं निर्दोष हूँ। सुधीर जी बोलते बोलते कांप रहे थे। ऐसे वक्त में जब उन्हें अपनी पत्नी व परिवार की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वे ही उन्हें गलत समझ रहे थे। इससे ज्यादा परेशान व हताश करने वाली बात
और क्या हो सकती थी। विश्वास की जड़ें अगर तेज हवाओं का सामना न कर पाए और उखड़ जाए तो रिश्ते कितने खोखले लगने लगते हैं। कहाँ कमी रह गई उनसे। वंदना और बच्चों के लिए हमेशा समर्पित रहे वे तो। क्यों कहानी बना रहे हो। इतने बड़े ऑफिसर होकर एक औरत को ही बदनाम करने लगे। तुम्हें बदनाम करके उसे क्या मिलेगा। उसकी भी जग हंसाई होगी। मुझे यकीन नहीं होता। इससे पहले क्या उसने ऐसी हरकत किसी के साथ की है। वंदना तो सुधीर की बात सुनने को ही तैयार नहीं थी। बेशक ना की हो, पर उनके चाल चलन पर हर कोई उंगली उठाता है। कपड़े देखे हैं कैसे पहनती है। उसका पल्लू हमेशा सरकता रहता है। लगता है जैसे मर्दों को लुभाने में लगी हुई है। हद करते हो सुधीर, ऐसी सोच रखते हो एक औरत के बारे में। छी। वंदना आगे कुछ कहती तभी कमरे में सुधीर के ससुराल वाले आ गए। क्या सोच रही है वंदना। अब भी इस आदमी के साथ रहना चाहती है। हर तरफ थू थू हो रही है। बच्चों पर इस बात का कितना बुरा असर पड़ेगा। स्कूल कॉलेज जाएंगे तो दूसरे बच्चे कितना मजाक उड़ाएंगे। चल हमारे साथ चल। वंदना के भाई अमर ने गुस्से से कहा। और क्या, तू चिंता मत कर, हम तेरे साथ हैं। फिर तो खुद कमाती है। वंदना की मां ललिता देवी ने अपने दामाद की ओर घृणित नजरों से देखते हुए कहा, मानो उनका जुर्म जैसे साबित ही हो गया हो। आज तक जो ससुराल वाले उनका गुणगान करते नहीं थकते थे, वही आज उनका अपमान कर रहे थे। कौन कहता है औरत अबला है। समाज उसी का साथ देता है। उन्हें पुरुष की विडंबना पर अफसोस हुआ। बिना अपराधी हुए भी पुरुष को कटघरे में खड़े होने को मजबूर होना पड़ता है। पापा जी, आप ही समझाइए ना इन्हें। सुधीर जी ने बड़ी आशा भरी नजरों से अपने ससुर को देखते हुए कहा। वे जानते थे कि वे बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं और जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेते हैं। हाँ बेटा, सुधीर की बात को समझो तो। इतने बरसों का साथ है, ऐसे अविश्वास करने से जिंदगी नहीं चलती। तुम्हें अपने पति पर विश्वास होना चाहिए। अपनी बेटी का साथ देने के बजाय आप इस आदमी का साथ दे रहे हैं जो दूसरी औरत के साथ बदतमीजी करता है, उनकी इज्जत पर हाथ डालता है। पता नहीं और क्या क्या करता हो, और हमारी बेटी को ना जाने कब से धोखा दे रहा हो। सादगी की आड़ में ना जाने कितनी औरतों से संबंध बना चुका हो। अपनी सास ललिता देवी की बात सुनकर सुधीर हैरान रह गए। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी माँ। मुसीबत के वक्त अपने ही साथ देते हैं, और जब वंदना मुझ पर विश्वास ही नहीं करना चाहती तो मैं क्या कह सकता हूँ। इतने लंबे वैवाहिक जीवन में भी अगर पति पत्नी के बीच विश्वास की दीवारें पुख्ता ना हो तो फिर साथ रहना ही बेमानी है। अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो, पर यह घर हमेशा से तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहेगा। सुधीर की बात सुनकर पल भर को वंदना को लगा कि शायद वही गलत है। सच में सुधीर जैसे प्यारे पति और स्नेहमयी पिता में किसी दूसरे की बात सुनकर दोष देखना क्या उचित होगा। 20 साल की शादीशुदा जिंदगी में कभी सुधीर ने उसका दिल नहीं दुखाया था, कभी भी किसी बात की कमी नहीं होने दी थी, तो फिर क्यों आज उसका विश्वास डगमगा रहा है। वह कुछ कहना ही चाहती थी कि माँ ने उनका हाथ पकड़ा और घसीटते हुए बाहर ले गई। बच्चे हैरान और सहमे से खड़े सबकी बातें सुन रहे थे। माँ, पापा की बात तो सुनो। उनकी 19 वर्ष की बेटी रोशनी की बात पूरी होने से पहले ही काट दी गई। तो इन सब बातों से दूर रहे, अभी बच्ची है। नानी की फटकार सुनकर वह चुप हो गई। माँ का पापा पर विश्वास न करना उसे अखर रहा था। उसने अपने भाई को देखा जो बुरी तरह से घबराया हुआ था। रोशनी ने उसे सीने से लगा लिया और फिर दूसरे कमरे में ले गई। बड़े भी कितने अजीब होते हैं, अपनों से ज्यादा परायों की बात पर विश्वास करते हैं। हो सकता है, नहीं, उसे पक्का यकीन है कि उसके पापा को फंसाया गया है। वंदना और बच्चों के जाने के बाद सुधीर को घर काटने लगा था। तहकीकात के दौरान महिमा बिना झिझके कहती कि सुधीर ने पहले भी उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, यहाँ तक कि उनके सामने शारीरिक संबंध बनाने का प्रस्ताव भी रखा था। बहसों, दलीलों और सुधीर की ईमानदारी भी इसलिए उन्हें सच्चा साबित नहीं कर पा रही थी क्योंकि कानून औरत का साथ देता है, खासकर तब जब बात उसके साथ छेड़छाड़ करने की हो। सुधीर टूट रहे थे। परिवार का भी साथ नहीं था। दोस्तों और रिश्तेदारों ने भी किनारा कर लिया था। उस दिन शाम को सुधीर अकेले निराश से घर के अंधेरे में गुम से बैठे थे। रोशनी उनकी आंखों को अब चुभने लगी थी, इसलिए अंधेरे में ही बैठे रहते। खाली घर उन्हें डराने लगता था। प्यास सी महसूस हुई उन्हें, पर उठने का मन नहीं किया। आदतन वे वंदना को आवाज़ लगाने ही लगे थे कि रुक गए। फिर अचानक अपने सामने वंदना को खड़े देख चौंक गए। लाइट जलाते हुए वे बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए सुधीर। आप पर विश्वास न करके मैंने खुद को धोखा दिया है, पर अब मुझे सच पता चल चुका है। और फिर सुधीर से लिपट गई। ग्लानि उनके चेहरे से साफ झलक रही थी। जिस पति पर वे आज तक अभिमान करती आई थी, उस पर शक करने का दुख उनकी आंखों से बह रहा था। पर अभी तो तहकीकात पूरी भी नहीं हुई है। फिर सुधीर हैरान थे, पर वंदना को देख उन्हें लगा था मानो आसमान पर बादलों का जो झुंड इतने दिनों से मंडरा रहा था और हर ओर कालिमा बिखेर रहा था, वह यकायक हट गया। रोशनी अब उनकी आंखों को चुभ नहीं रही थी। महिमा के पति मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने ही मुझे बताया कि महिमा के खिलाफ वह सार्वजनिक रूप से या इन्वेस्टिगेशन अफसर को तो बयान नहीं दे सकते क्योंकि इससे उनका घर टूट जाएगा, और चूंकि वे बीमार रहते हैं इसलिए पूरी तरह से पत्नी पर ही निर्भर है। लेकिन वे माफी मांग रहे थे कि उनकी पत्नी की वजह से हमें एक दूसरे से अलग होना पड़ा और आपको इतनी बदनामी सहनी पड़ी। वह बोले कि महिमा बहुत महत्वाकांक्षी है और जानती है कि मैं लाचार हूँ, इसलिए वह किसी भी हद तक जा सकती है। उसे पैसे की भूख है। वह बिना मेहनत के तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ना चाहती है। वह सुधीर जी से इसी बात से नाराज थी कि वे उसकी प्रमोशन नहीं करती और साथ ही उसकी रिश्वत लेने के खिलाफ रहते थे। सुधीर सर ने शायद उसे वार्निंग भी दी थी कि वे उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, इसलिए उसने ये सब खेल खेला। मैं उसकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सुधीर सर के पास वापस लौट जाएं। मुझे भी माफ़ कर दीजिए सुधीर, हम साथ मिलकर इस मुसीबत से बाहर निकलें का रास्ता ढूंढ लेंगे। मैं यकीन दिलाती हूँ कि अब कभी अपने बीच की विश्वास की जड़ों को उखड़ने नहीं दूंगी। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। दोस्तों, हमारी आज की दूसरी कहानी है अधिकार।
रोशनी जैसी बहू पाकर सुशीला जी निहाल हो गई थी। रूप गुण व्यवहार में अव्वल रोशनी ने सहर्ष घर की बागडोर थाम ली थी, लेकिन उसे अपनी अलमारी की चाबी का गुच्छा देते हुए आखिर क्यों सुशीला जी का दिल दहल उठा और दिल में तरह तरह के विचार उठने लगते थे। सुशीला जी अलसाई सी उठी, एक जोरदार अंगड़ाई ली। हालांकि उठने में काफी देर हो गई थी, जबकि वे भरपूर नींद सोई थी। बेटे की शादी हुए 2 ही दिन हुए थे। महीनों से वे तैयारी में लगी थी और अभी भी घर अस्त व्यस्त सा ही था। सोचा उठकर चाय बना ले। बहू को अपने हाथों से चाय पिलाने की इच्छा से जैसे उनके अंदर चुस्ती आ गई। वे किचन की ओर बढ़ी ही थी कि ट्रे में चाय के कप को सजाए बहू आती दिखी। साथ में प्लेट में बिस्कुट भी रखे थे। चलिए मम्मी, साथ में बैठकर चाय पीते हैं। कितनी थकी थकी सी लग रही हैं। पल भर को तो सुशीला जी अवाक रह गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि शादी के 2 दिन बाद बहू स्वयं रसोई में जाकर चाय बना लेगी और उनके साथ साथ पीने को भी कहेगी। चाय पीते पीते उन्हें याद आया कि आज तो बहू पगफेरे के लिए मायके जाएगी। बेटा, कितने बजे आएंगे तुम्हारे भाई तुम्हें लेने? मम्मी, शाम तक ही आएंगे। आप बता दीजिए कि क्या बनाना है। और मम्मी, मायके भी तो कुछ लेकर जाना होगा। ठीक है, देखते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं सब तैयारी कर दूंगी। तुम जाकर तैयार हो जाओ। अभी 2 दिन हुए हैं तुम्हारी शादी को। अभी से काम की टेंशन मत लो। आस पड़ोस की औरतें और रिश्तेदार भी आएंगे तुम्हारी मुंह दिखाई करने। कम से कम हफ्ते भर तो ये सिलसिला चलेगा। सुशीला जी ने अपनी बहू रोशनी से कहा। थोड़ी देर बाद रोशनी तैयार होकर आ गई। कितनी सुंदर लग रही है, सुशीला जी ने मन ही मन सोचा। नैन, नक्श, गठन और स्वभाव सब नपे तुले हैं। लगता ही नहीं कि उसे 2 ही दिन हुए हैं इस घर में आए। कितनी जल्दी घुल मिल गई है सबसे। मम्मी, जरा चाबी तो देना, खाने का सामान, नई क्रॉकरी वगैरह निकालनी है। मैं चाहती हूँ कि भैया के आने से पहले ही सारी तैयारी कर लूँ, ताकि फिर आराम से बैठकर गप्पे मारी जा सके, रोशनी ने बहुत ही सहजता से कहा। सुनते ही सुशीला जी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आते ही उनके चाबी के गुच्छे पर अधिकार जमाना चाहती है, पर प्रत्यक्ष में कुछ नहीं बोली, मना भी नहीं कर सकती थी, इसलिए चाबी दे दी। जब से वे इस घर में ब्याह कर आई थी, पहली बार उन्होंने किसी को चाबी दी थी। मन में तरह तरह के विचार आने तो स्वाभाविक थे। अब आप निश्चिंत होकर बैठिए, मैं सब मैनेज कर लूंगी। शादी की वजह से कितनी थक गई हैं आप, रोशनी ने चाबी का गुच्छा उनसे लेते हुए कहा। रसोई से खटर पटर की आवाजें आती रही। बीच बीच में रोशनी पूछती भी जाती कि फला चीज कैसे बनेगी या फला चीज कहाँ रखी है। वे अपने कमरे में बैठी बैठी जवाब देती रही, पर जब देखा कि बहू की मदद करने बेटा भी रसोई में पहुंच गया है, तो उन्हें वहां जाना ही पड़ा। बहू ने 10-12 डिश बनाने के लिए सामान निकाला हुआ था। उनके सबसे कीमती क्रॉकरी और कटलरी सेट टेबल पर लगे हुए थे। यहाँ तक कि अपने सामान से उसने टेबल मैट्स निकाल कर भी सजा दिए थे। उनका नया कुकर, कढ़ाई और कड़छियां भी धो पोंछ कर करीने से रखे हुए थे। किचन के स्लैब पर भी सामान बिखरा हुआ था। इतना फैलाव देखकर उन्हें पल भर को कुढ़न तो हुई, पर रोशनी के चेहरे पर छाई खुशी और जोश को देखकर वे कुछ बोली नहीं। चाबी का गुच्छा बहू की कमर में लटक रहा था। उनका मन हुआ कि वे उसे मांग ले, पर हिम्मत ही नहीं हो रही थी। इतनी सारी चीजें बनाते बनाते दोपहर के 3 बज गए थे। मम्मी, अब आप जाकर थोड़ी देर आराम कर लीजिए, और हाँ, ये आपकी चाबियां। रोशनी ने जैसे ही उन्हें चाबियों का गुच्छा थमाया, उन्होंने उसे ऐसे पकड़ लिया मानो कोई बहुत कीमती चीज उनके हाथ में आ गई हो। शाम को रोशनी का भाई, भाभी, बच्चे, उसकी छोटी बहन सब आए। हर थोड़ी थोड़ी देर बाद वो उनसे चाबी मांगती। मम्मी, जरा ये निकालना है, चाबी दीजिए ना। ये चीज़ तो निकाली ही नहीं। निकाल देती हूँ, मेरे ससुराल में भैया पहली बार आए हैं, उन पर अच्छा इंप्रेशन पड़ना चाहिए। वे चाबी का गुच्छा जरूर से देती, पर जब तक उन्हें वापस नहीं मिल जाता, उनका सारा ध्यान उसी पर अटका रहता। सेवा सत्कार में शाम हो चली थी। रोशनी अपने भैया के साथ मायके के लिए प्रस्थान कर गई। अगले दिन उनका बेटा अमित रोशनी को उसके मायके से ले आया। वो उनसे गले लगकर ऐसे मिली मानो उनसे पल भर की जुदाई बर्दाश्त ना हो। सुशीला जी को रोशनी का उन पर इस तरह स्नेह उड़ेलना बहुत अच्छा लग रहा था, पर भीतर से उन्हें यह बात भी तंग कर रही थी कि कहीं रोशनी उनकी चाबी के गुच्छे पर अधिकार कर उनकी सत्ता को ही चुनौती ना दे दे। रोशनी का यूं खुले मन से इस घर को अपनाना उन्हें बहुत खुशी दे रहा था, लेकिन एक तरफ जहां उन्हें रोशनी का चुलबुलापन और उसकी स्मार्टनेस अच्छी लग रही थी, वहीं दूसरी ओर डरा भी रही थी। कितने ही घरों में वे ऐसा होते देख चुकी थी कि बहू के आते ही बेटा तो पराया हो ही जाता है, साथ ही बहू सास को भी बिल्कुल कठपुतली बना देती है। मार्केट में उस दिन शिमला ने भी तो उन्हें सतर्क किया था, संभल कर रहना सुशीला, अब बहू आ गई है। आजकल की लड़कियां बिल्कुल मीठी छुरी होती हैं, लच्छेदार बातों में फंसाकर सब हत्या लेती हैं। तुम तो वैसे ही इतनी सीधी हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें वह घर से ही बाहर कर दे। सुशीला जी जब भी रोशनी को देखती या उसके व्यवहार से खुश होती, उनका दिल यह सब मानने को तैयार नहीं होता। रोशनी उनका बहुत ध्यान रखती और उचित मान सम्मान देती थी। मम्मी, आज शाम को घूमने चलेंगे, सुबह ही रोशनी ने उन्हें बता दिया था। उन्हें लगा कि कहीं पिक्चर वगैरह या डिनर का प्रोग्राम होगा, इसलिए प्रिंटेड सिल्क की साड़ी पहन वे तैयार हो गई। अरे मम्मी, ये साड़ी नहीं चलेगी, हम लोग क्लब जा रहे हैं, चलिए मैं देखती हूँ कौन सी साड़ी ठीक रहेगी। लेकिन मैं क्लब में जाकर क्या करूंगी, तुम लोग चले जाओ, सुशीला जी बोली। ऐसे कैसे नहीं चलेंगी मम्मी, एक बार चलकर तो देखिए, आप खूब एंजॉय करेंगी। हाँ हाँ मम्मी, आप और पापा दोनों चलिए ना, रोशनी इतने प्यार से कह रही है तो मान लीजिए ना। अमित ने भी जब कहा तो ना करने का सवाल ही नहीं उठता था। देखिए, नेट वाली साड़ी ठीक रहेगी, लेकिन इसके ब्लाउज की फिटिंग तो सही नहीं लग रही है, जरा स्टोर की चाबी तो दीजिए, मैं सिलाई मशीन निकाल कर इसे ठीक कर देती हूँ। रोशनी ने फटाफट ब्लाउज ठीक कर दिया। सचमुच फिटिंग एकदम बढ़िया हो गई थी। सुशीला जी को बहुत अच्छा लगा, पर उसने चाबी वापस नहीं की, ये बात उन्हें खटक गई। क्लब में जाने का सुशीला जी का हालांकि ये पहला अनुभव था, पर उन्होंने एंजॉय बहुत किया। बीच बीच में उन्हें ये ख्याल परेशान करने लगता कि बहू के पर्स में चाबी है। घर लौटकर भी दिमाग में इसी परेशानी को लेकर वे सोई। सुबह का चाय नाश्ता सब रोशनी ने तैयार कर दिया, और वह भी बिना किसी गलती या देरी के।
वे लगातार यही सोचती रही कि आखिर चाबी का गुच्छा मांगे कैसे। पता नहीं बहू उनके बारे में क्या सोचेगी या कहीं बेटे के ही कान ना भर दे। अगली सुबह उनके कमरे में आकर रोशनी उनकी अलमारी खोलकर बैठ गई। मम्मी, आपका आज वार्डरोब देखा जाए। जो बेकार साड़ियां हैं उन्हें हटा दें और जो ब्लाउज ठीक करने हैं वे भी ठीक करके रख देती हूँ। सुशीला जी उसे हैरानी से देखती रही। कहती भी तो क्या। कुछ देर खटर पटर करने के बाद वो बोली, मम्मी बहुत थक गई हूँ, जरा चाय पिला दो। चाय बनाकर वे लौटी और ट्रे को कॉर्नर टेबल पर रख दिया। चाबी का गुच्छा वहीं रखा हुआ था। उसे देखते ही उनकी आंखों में चमक आ गई, लेकिन सवाल ये था कि वे उसे उठाए कैसे। तभी रोशनी का मोबाइल बजा और वह बात करने के लिए अपने कमरे में चली गई। सुशीला जी ने तुरंत चाबी का गुच्छा उठा लिया, अपनी अलमारी को ताला लगा दिया और निश्चिंत होकर काम में लग गई। चाबी का गुच्छा हाथ में आते ही उन्हें लगा मानो जंग जीत ली हो। उसके बाद से सुशीला जी थोड़ा ज्यादा सतर्क हो गई। रोशनी चाबी मांगती तो वे चाबी देने के बजाय खुद वहां जाकर ताला खोल देती या उसके पीछे पीछे जाकर खड़ी हो जाती और खुद आगे बढ़कर ताला बंद कर देती। रोशनी के प्यार और अपनेपन को देख सुशीला जी का मन ये तो मानने को तैयार नहीं था कि वह उनका दिल दुखाने या अपमान करने का इरादा रखती है। इसके बावजूद जब जब वह उनसे चाबी का गुच्छा मांगती, उनके अंदर एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती। फिर उसे मांगने का बहाना तलाशने लगती। बेटा, स्टोर से कुछ सामान निकालना है, जरा चाबी देना। रोशनी झट से कहती, मम्मी आप क्यों तकलीफ करती हैं, बताइए क्या निकालना है, मैं निकाल देती हूँ। वह इतने भोलेपन से कहती कि सुशीला जी कुछ कह ही नहीं पाती। एक दिन सुशीला जी को कुछ काम से बाहर जाना पड़ा और जल्दी जल्दी में वे चाबी का गुच्छा अलमारी में ही लगा छोड़ आई। सारा वक्त उनका दिल धड़कता रहा कि अब तो रोशनी उसे निकाल कर अपने पास रख लेगी। जब वे घर लौटी तो देखा अलमारी बंद थी और गुच्छा नदारद था। वे सोचने लगी, ना जाने मेरे पीछे से इस लड़की ने क्या क्या सामान निकाल लिया होगा। वैसे भी तो जब तक उनकी ज्वेलरी निकाल कर वह पहन लेती थी। मम्मी, शाम को क्या खाना बनेगा? मैं और अमित तो आज डिनर पर जा रहे हैं, आपका और पापा जी का ही खाना बनेगा। रोशनी मुस्कुराती हुई उनके सामने खड़ी थी। रोटी सब्जी ही बनेगी, तुम परेशान मत हो, मैं बना लूंगी, सुशीला जी ने कहा। पर उनकी आंखें चाबी के गुच्छे को ढूंढ रही थी। उसकी कमर पर तो नहीं लटका हुआ था, फिर कहाँ है? आखिरकार रख ही लिया ना इसने। उनके मन में विचारों का तांता चल रहा था। पति आलोक ने पानी मांगा तो वे रसोई में आई, देखा स्लैब पर चाबी का गुच्छा पड़ा हुआ है। जैसे ही उन्होंने अलमारी खोली तो उसे देखकर वे दंग रह गई। अलमारी पूरी तरह से व्यवस्थित थी। 5-6 मॉडर्न ड्रेस, 4 लेटेस्ट डिजाइन की साड़ियां, वसरोस्की और जरदोजी वर्क के 4 सूट करीने से हैंगर पर टंगे हुए थे। उनके गहने के डब्बे लॉकर में एक लाइन से रखे हुए थे। अलमारी में परफ्यूम और डियो व कॉस्मेटिक की नई रेंज भी रखी हुई थी। सबसे नीचे की दराज खोली तो देखा 2 जोड़ी नई सैंडल रखी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि रोशनी ने अपने महीनों की कमाई से ये सारा सामान खरीदा था और उनकी अलमारी की काया पलट की थी। सुशीला जी वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। सब लोग घबराकर उनके पास दौड़ आए। वे रोए जा रही थी पर किसी को बता नहीं सकती थी और रोशनी उनसे ऐसे चिपक गई मानो उससे ही कोई भूल हो गई हो। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि अलमारी ठीक करके उसने ऐसी कौन सी भूल हो गई कि मम्मी रोई जा रही है। मैं बता नहीं सकती, मैं बता नहीं सकती, सुशीला जी लगातार यही कह रही थी और उनका चाबी का गुच्छा एक कोने में पड़ा था। वो आत्मग्लानि से डूबे जा रही थी।